हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। इस चैप्टर में बेसिक सा बात देखे थे हम लोग कि किस तरह के कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। आज का यह लेक्चर नंबर हो जाएगा 57, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और इसमें डिस्कस कर रहे थे हम लोग किस चीज़ को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने देखा था कि एरोमेटिक सिस्टम है, द मोस्ट सिंपलेस्ट इज बेंजीन। ऐसा प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन है। अभी इन दो कार्बन्स को हम लोग लेके चले तो सबसे पहले हो क्या रहा था, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। पहले तो पाई कॉम्प्लेक्स बनता था, देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो हम लोग देख चुके हैं। तो इसे तो पहले ऐसे दिखाया जाएगा, इसे पहले ऐसे दिखाया जाएगा। यह हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे कि पार्शियल बॉन्ड दिखाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा। ऐसा तो पार्शियल प्लस इस कार्बन पे दिखाएंगे, पार्शियल प्लस इस कार्बन पे दिखाएंगे। दिस इज पहले बता चुके हैं कि ऐसा पार्शियल बॉन्ड दिखे मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट होता है। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली फिर क्या होगा कि यह इलेक्ट्रोफाइल पूरी तरह से जुड़ जाएगा सिग्मा बॉन्ड से, इस पाई को ये करके। तो यहाँ से फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, EH इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, दिस इज इंटरमीडिएट। पूरा चार्ज दिख रहा है मतलब वह एक इंटरमीडिएट हुआ वहाँ। कार्बन पे प्लस है, कार्बोकेटाइन टाइप का इंटरमीडिएट समझेंगे हम लोग अभी। नेक्स्ट क्या होगा कि अब धीरे धीरे जो है इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे हम लोग यहाँ, ऐसा H। अब यहाँ वापस पार्शियल बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड पूरा होगा और पार्शियल बॉन्ड H के पास आएगा। तो H पे पार्शियल प्लस और यहाँ पूरा प्लस हट करके अब पार्शियल प्लस। फाइनली यह H पूरी तरह से हट जाएगा यहाँ से, ऐसा, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, पूरा बॉन्ड आ गया पाई का, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट ही हुआ। इसे ट्रांजिशन स्टेट 1 कहेंगे, इसे ट्रांजिशन स्टेट 2 कहेंगे। तो दो ट्रांजिशन स्टेट बने, एक इंटरमीडिएट बना, बाकी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। ऐसा बात करें इस रिएक्शन के काइनेटिक्स की, जैसे हमने SN1 SN2 में डील करा था कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। इन बातों को यदि यहाँ भी शामिल किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो ये साफ समझ में आएगा हमें कि यह रिएक्शन अभी फॉलो करने वाला है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्योंकि इसका जब आप रेट लिखोगे तो देख रहे हो कि इनिशियल स्टेप में ही जो है दोनों इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोफाइल भी सबस्ट्रेट भी। सो रेट इक्वल टू के, यहाँ एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा, बेंजीन, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल 1 ऑर्डर 2, 1 + 1 2 सेकेंड ऑर्डर। इनिशियल स्टेप कहने का मतलब कि यह इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है, और ये जो अंतिम वाला है दिस वन इज द फास्टेस्ट स्टेप। क्यों स्लोवेस्ट है, क्यों फास्टेस्ट है, इस बात का भी चर्चा हम लोग करेंगे अभी मैकेनिज्म के थ्रू। देखो अभी यह जो सिस्टम है इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मतलब कि यह सिस्टम कुल मिला करके एरोमेटिक है ऐसा। लेकिन जब यह पाई बॉन्ड रिंग से हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ वह कनेक्ट होगा, तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस रिंग में अब 6 पाई बचने वाले नहीं हैं। मतलब कि अब इस सिस्टम का जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब होगा, एरोमेटिसिटी खत्म होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ऐसा। नॉन एरोमेटिक हो जाने का मतलब कि इसका स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो गया, लेस स्टेबल। और ई जो यहाँ एरोमेटिक था, ई हुआ मोर स्टेबल, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल। अब क्यों कोई भी सिस्टम चाहेगा कि वह मोर स्टेबल स्टेट से लेस स्टेबल स्टेट में जाए? कोई भी सिस्टम क्यों चाहेगा ऐसा कि वह अधिक स्टेबल स्टेट से लेस स्टेबल में जाए? नहीं चाहेगा ना। इसलिए जो स्टेप है वो क्या होगा? स्लो होगा। इसके तुलना में ये फास्ट होगा, इसके तुलना में ये फास्ट होगा, और ये तो सबसे फास्ट होगा। यहाँ हम लोग लिखें फास्ट, यहाँ हम लोग लिखें फास्टर, यहाँ लिखें फास्टेस्ट। इसके तुलना में फास्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लटका हुआ है, आधा प्लस इस पर, आधा प्लस इस पर, अब पूरा प्लस एक पे आया है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पूरी तरह से जुड़ चुका है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग फ्रीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते थे, फ्रीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते थे हम लोग ऐसा। इसके तुलना में ये फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब वापस बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन होना शुरू हो चुका है। यहाँ जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, जब हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वापस इसका पाई आना शुरू हो गया, वापस अभी एरोमेटिक कैरेक्टर में आना शुरू हो गया। और फाइनली जब पूरी तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर में आ जाएगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा यह स्टेप। और जान रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह डिटरमाइन किया जाता है उसका स्लोवेस्ट स्टेप से। इस बात का चर्चा जो है किए हुए थे हम। अच्छा, तो यह है पूरा कहानी इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि पहले तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, फास्ट, फास्टर, देन फास्टेस्ट। 2 ट्रांजिशन स्टेट बने, 1 इंटरमीडिएट बना। तो इस हिसाब पे जब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो क्या बनना चाहिए? इधर हम लोग ले लें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ ले लें एनर्जी, ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले आप रिएक्टेंट को लोगे, सबसे पहले रिएक्टेंट को लोगे, 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। तो यहाँ रिएक्टेंट, दिस वन इज रिएक्टेंट, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 हाईएस्ट एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ हो जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, यहाँ हो जाना है ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ फाइनली हो जाएगा प्रोडक्ट। दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल। रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ करके एकदम मैक्सिमम जाएगा इसके लिए, ट्रांजिशन स्टेट 1 के लिए, क्योंकि ई कभी नहीं बनना चाहेगा ट्रांजिशन स्टेट 1। और ई जब एक बार बन गया तो इससे ज़्यादा सहूलियत है इसका बनना, इससे ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा बढ़िया है ई वाला सबसे इंटरमीडिएट। ई बन गया, उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ से एरोमेटिसिटी रिटेन होना शुरू हो जाएगा। तो बीच में तो ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा, पार्शियल बॉन्ड वाले का एनर्जी हमेशा ज़्यादा होता है, बात याद रखोगे। इसको एग्जाम्पल से तुम समझ लो। यहाँ हाइड्रोजन से पूरा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पार्शियल हाइड्रोजन से है, पार्शियल इधर पाई बन रहा है। तो मान के चलो तुम किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हो, कंफर्टेबल हो, नहीं जुड़े हुए हो फिर भी कंफर्टेबल हो, लेकिन बीच बीच में हो कि अरे अगला हमको कभी देखता है, कभी नहीं देखता है, हैं, कभी पता नहीं जुड़ेगा हमसे कि नहीं जुड़ेगा, तो ये ज़्यादा टेंशन वाला स्टेज होता है। तो पूरा जुड़ गए हो उतना दिक्कत नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी बातचीत हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तुम्हारा मन में कुछ चल रहा है, पता नहीं हमसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आज बतियाया कल नहीं बात किया, आज देख रहा है कल नहीं देख रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सस्पेंस वाला चीज़ जो होता है ना, बड़ा डिस्टेबलाइज वाला कंडीशन होता है। तो यहाँ सस्पेंस है कि पार्शियल बॉन्ड इधर इधर, इसको लग रहा है पता नहीं बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, इधर ही ले लेगा ऐसा। तो इस केस में जो है इसका एनर्जी ज़्यादा होगा इसके तुलना में। और जब पूरा संतुष्ट हो जाएगा, चलो दे दिया, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, एरोमेटिसिटी रिटेन कर गया, इसलिए इसका एनर्जी फिर वापस मिनिमम हो जाएगा।
तो याद रखोगे उस एनर्जी प्रोफाइल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब में हम डायग्राम के साथ बताते जा रहे हैं इसे। SN1 में भी एक्सप्लेन किए, SN2 में भी एक्सप्लेन किए, अब यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सो याद रखोगे इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा। तो आई थिंक इस मैकेनिज्म को क्लियरली समझ गए होगे। इसका काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के आधार पे जो हमने रेट को लिखा, और यह रेट ही बता रहा है कि रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप में बेंजीन, मतलब जो एरोमेटिक सिस्टम लेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रोफाइल दोनों इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि यह रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, एडिशन हुआ, फिर यहाँ से निकल गया, एलिमिनेशन हुआ, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्योंकि दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों हो सकता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहेंगे इसे हम, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत कॉमन है। और दूसरा इसका उल्टा भी होता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी होता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक सिस्टम के लिए कॉमन होता है। इसके पहले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा वह एलिफेटिक के लिए देखे थे ना, SN1 SN2 इस टाइप का। एरोमेटिक सिस्टम में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, रेयर है लेकिन होता है। तो उस केस में फिर ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है, पहले एलिमिनेशन देन एडिशन। यहाँ पहले एडिशन हो रहा था, बाद में एलिमिनेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, AR एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो वह एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। लेकिन यदि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो वह उल्टा, एलिमिनेशन एडिशन, पहले एलिमिनेशन होता है बाद में एडिशन। देखेंगे इस चीज़ को हम लोग आगे ऐसा। तो यह था बेसिक सा और काफ़ी कंसेप्चुअल बात जो आप ध्यान में रखोगे। पहले ही हम बोले हैं कि आप कोई सामान्य सा बुक में देखोगे इन चीज़ों को नहीं मिल पाएगा, मिलेगा भी तो ये बातें आपको नहीं बताई जाएंगी जो यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करोगे, याद रखो। तो से आप ये कर लो, उसके बाद नोट डाउन करोगे इनको। अब एग्जाम्पल, वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कई हैं, लेकिन 5 बड़ा ही कॉमन है जो लगभग हर जगह आता है। हर जगह मतलब जहाँ भी आप एरोमेटिक रिंग पढ़ोगे, खास करके अभी बेंजीन जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ आ ही जाएगा यह सब कुछ आ जाएगा वहाँ। एग्जाम्पल्स नंबर 1, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन किसका? बेंजीन का हम लोग लेकर के चल रहे हैं बस, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें है क्या, बेंजीन का जब रिएक्शन होता है हैलोजन से, हैलोजन में यहाँ आप 2 चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, इसके अलावा कुछ नहीं। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है बेंजीन का रिएक्शन, डायरेक्ट आप हैलोजन से करवाओगे नेवर, कभी नहीं होगा, कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो हमेशा लेना होगा कुछ वैसा जो रिएक्शन को फेवर करे, और इसमें मोस्ट कॉमनली होता है कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट, जैसे हम यूज कर पाते हैं AlCl3, यूज कर पाते हैं FeCl3, FeBr3, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब के सब एनहाइड्रस कंडीशन में होंगे, इनको कहा जाता है लेविस एसिड। लेविस एसिड बताएंगे आगे क्या वजह है। तो बेंजीन में जो देख रहे हो 6 कार्बन, 6 वो कार्बन इक्विवेलेंट है, कहीं भी किसी भी एक कार्बन का रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन और वहाँ आपको जुड़ जाएगा हाइड्रोजन।
तो चूंकि यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन हटा तब जा करके एक हैलोजन जुटा, तो 2 हैलोजन में से एक जुड़ा, एक बच गया, तो एक हैलोजन बचा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ओवरऑल बाहर हो जाएगा HX एंड द प्रोडक्ट इज हेलोबेंजीन, एंड द प्रोडक्ट इज हेलोबेंजीन। अब एग्जाम्पल लिखोगे तो सिंपल सी बात है, बेंजीन एक बार Cl2 लिखो, एनहाइड्रस AlCl3 लगा दो, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या ही दिक्कत है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर करोगे Br2 तो एनहाइड्रस FeBr3 Br HBr, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये सिंपल से। अब कहोगे सर क्लोरीन ब्रोमीन ही आप सेलेक्ट किए हो, फ्लोरीन और आयोडीन में क्या बुराई है? फ्लोरीन और आयोडीन में क्या बुराई है? तो है, पहले भी बता चुके हैं। फ्लोरीन का ये बुराई है कि फ्लोरीन का बॉन्ड जो है होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, यदि टूटेगा भी कोई तरह से तो वापस जब ये कार्बन से जुड़ेगा तो फिर से कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड फिर से स्ट्रॉन्ग है। तो यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का टूटना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बनना एनर्जेटिकली थोड़ा फेवरेबल नहीं हो पाता है। कोई मॉडरेट रेंज का बॉन्ड रहे तो ठीक है। तो आयोडीन में क्या समस्या है? आयोडीन में समस्या है कि यहाँ का बॉन्ड कमज़ोर है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, वेरी वीक। तो ज़्यादा ही कमज़ोर होने से क्या होता है, ज़रा देखोगे कि जैसे मान लो आप बेंजीन का रिएक्शन I2 से करवा दिए और आयोडो बेंजीन बना दिए, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हो गया यहाँ से HI। ऐसे अब होता क्या है कि यह जो HI बना, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा। इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वापस क्या करता है, आयोडो बेंजीन को बेंजीन में रिड्यूस कर देता है। वापस ये आयोडीन मिलकर के I2 बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन बेंजीन से निकला था वापस जुड़ जाएगा। तो इसके साथ ही समस्या है। HCl उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, HBr उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वापस ही ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को इसमें रिड्यूस कर पाए। लेकिन यदि आप डायरेक्ट आयोडीनेशन करवाते हो बेंजीन का तो ये बड़ा मुश्किल का चीज़ होता है। तो यहाँ से उपाय एक चीज़ ये हो सकता है कि चूँकि रिएक्शन रिवर्स जा रहा है HI के वजह से, तो आप कुछ वैसा इस्तेमाल कर लो रिएक्शन में जो HI को डिस्ट्रॉय कर दे। अब चूँकि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, HiO3 वगैरह ले लो। तो HiO3 इसको कंबाइन करके इससे जो है इसको हटा देता है, इसको मिलोगे देखो ऐसे HiO3 + 5HI, तो ये मिल करके बन जाते हैं 3H2O + 3I2। ऐसा मतलब ये जो HI पूरा रिएक्शन का नक्शा बदल रहा था, HI के वजह से ही तो रिएक्शन रिवर्स गया है ना, HI के वजह से ही रिएक्शन रिवर्स गया है। यही रिड्यूसिंग एजेंट था जो इसको रिड्यूस कर दिया वापस बेंजीन में। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि HI को ही बर्बाद कर देंगे, HI को ही ख़त्म कर देंगे, हम लोग नहीं रहने देंगे उसको। तो HI को ख़त्म कैसे करेंगे? तो चूंकि यह एक रिड्यूसिंग एजेंट था तो इसको कंबाइन करवा देंगे हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जिसमें आता है HiO3, और कंबाइन करवा देंगे तो HiO3 जो है इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा I2। यहाँ +5 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -1 है, यहाँ 0। तो +5 से 0 खुद का रिडक्शन हुआ, लेकिन ये -1 से 0 तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये खुद रिड्यूस हो गया। तो यदि आप आयोडीनेशन करवाना चाहते हो तो उस केस में आपको HiO3 जैसा कुछ लेना होगा, मतलब ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा जो HI के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे, और नहीं तो रिएक्शन रिवर्स गियर में जाएगा, फॉरवर्ड कम बैकवर्ड ज़्यादा, पता नहीं चलेगा आयोडो बेंजीन कब बना कब नहीं बना, परेशान हो जाओगे। तो आयोडीन के साथ दिक्कत ये था, फ्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड को लेकर के माथा पेची है, तो सूटेबल बच रहे हैं ये दो, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसलिए हम लोग जो है इन दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, इन दोनों का रिएक्शंस ही पढ़ते हैं हैलोजिनेशन में। मैकेनिज्म की बात कर लें, बताए हुए हैं, बस उसी को अप्लाई कर देना है यहाँ क्लोरीन लेकर के।
3 स्टेप के मैकेनिज्म। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं ना हम लोग, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अभी जो मैकेनिज्म बताए थे थोड़ा देर ग्राफ वाला जिसके पहले, तो उसमें देखे थे कि पहला स्टेप उसमें क्या था, शुरुआत में हम लोग कर क्या रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा रहे थे। अब इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट अवेलेबल थोड़े होता है, इलेक्ट्रोफाइल कोई अलग सा स्पीसीज नहीं होता है कि डायरेक्ट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर लो, खास करके जब ऐसे रिएक्शंस करवा रहे हो हैलोजिनेशन वगैरह। तो इस केस में सबसे पहला काम बनता है उस इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, सबसे पहला काम बनता है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो 3 चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। बेंजीन लिया हमने, सपोज हैलोजन में क्लोरीन लिया, और यहाँ AlCl3। अब यही सबको मिला जुला करके इलेक्ट्रोफाइल लाना होगा, क्योंकि बेंजीन में जुड़ रहा था जाकर के क्लोरीन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अपने कैसे जनरेट हो सकता है तुम ही बताओ। देखो जरा इधर Cl ऐसा होता है ना, हम लोग जान रहे हैं या प्योरली नॉन पोलर है, प्योरली नॉन पोलर है मतलब किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो इस पे कोई चार्ज होगा ना तो इस पे कोई चार्ज होगा, किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा, प्योरली नॉन पोलर सिस्टम है। तो कैसे Cl+ बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना प्लस लाने के लिए। तो होगा क्या कि जो लेकर के रखे हो आप AlCl3, ये कब काम देगा। AlCl3 में देखो एल्यूमिनियम के अगल बगल 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में हुए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो इसके वैलेंस में 8 हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ तो 6 ही हो रहा है, तो 6 ही हो रहा है, इसका मतलब 8 से कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हम गेन करें, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो, ऑक्टेट पूरा करें। तो इसके लिए फिर भीख मांगेगा इधर क्लोरीन से कि दे दो 2 इलेक्ट्रॉन हमें, 8 पूरा हो जाएगा मेरा। क्लोरीन भी सोचेगा चलो क्या ही दिक्कत है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दे देते हैं, क्या जाने वाला है मेरा इससे। लेकिन जाएगा, क्या जाएगा सो जरा देखो, ये हो जाएगा Cl, दोनों में से कोई भी Cl देगा, एक ही बात है ऐसा। अब यहाँ एल्यूमिनियम तो गदगद हो गया, एल्यूमिनियम तो बड़ा हंसता खिलता नज़र आएगा, 8 पूरा हो गया इसका, लेकिन रोएगा क्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 तो हुआ, 8 तो है, 2 4 6 8, यहाँ भी है 2 4 6 8, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अपना 7 था, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6, एक कम हो गया ना बैलेंस से, तो आएगा प्लस। तो क्लोरीन तो फंस जाएगा ना, यहाँ फंस जाएगा इस सेंस में कि यहाँ हम दे दिए इसे इलेक्ट्रॉन, देने के बाद खुद पे प्लस आ गया तो हो गया दिक्कत। इसीलिए अब यह क्लोरीन बगल वाले क्लोरीन पे दबाव डालेगा, बगल वाले क्लोरीन पे जोर देगा, इस पे जोर देगा कि भाई दे दो मेरा इलेक्ट्रॉन। ऐसे शुरू में बॉन्ड नॉन पोलर था, अब नॉन पोलर नहीं रहेगा ना, चूंकि इस पे प्लस आ चुका है। अभी इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके तुलना में हाई हो गया, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन अब नहीं लेगा क्योंकि इसको तो दिया ही है, तो वापस अब इधर का इलेक्ट्रॉन ही लेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को लेगा ही। तो ऐसा यदि हुआ तो इस क्लोरीन को अब सारा दिक्कत झेलना पड़ जाएगा, इस पे आ जाएगा पूरा का पूरा प्लस। ई एल्यूमिनियम को कोई दिक्कत नहीं रहा, ये तो ऐसे ही शुरू से था, L-। So this is the electrophile and the name is chloronium ion, chloronium ion। Cl पे माइनस होता है तो क्लोराइड आयन कहलाता है, Cl पे प्लस है तो क्लोरोनियम आयन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल देखे, क्या यहाँ चला चक्कर सो, कैसे Cl पे प्लस आया, जो Cl शुरू आपस में जुड़े हुए थे, नॉन पोलर बॉन्ड बना रहे थे, अब उन्हीं Cl में से एक पे प्लस कितना ये तरीके से आ गया। यहाँ से सारा बात था कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही लेविस एसिड आएगा,
लेविस एसिड, चूँकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 करना था इसे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे, पेयर में हमेशा 1 पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर माने 4 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर माने 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे सब्सटेंस को लेविस एसिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो यहाँ यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो इसके आने से इस पर प्रभाव पड़ेगा कि पहले तो इससे मांगेगा भीख तो दे देगा इलेक्ट्रॉन, देने के बाद खुद भिखारी हो जाएगा, तो बगल वाले से फिर मांगेगा, लास्ट में फंसा देगा इस क्लोरीन को। इस पे आ जाएगा पूरा प्लस, अरे पूरा प्लस आ जाएगा, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ चुका है, 2 4 6, वैलेंस से भी 1 इलेक्ट्रॉन कम, ओवरऑल भी 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो अब यह जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ऐसे Cl पे प्लस हो तो क्लोरोनियम आया। ब्रोमीन लोगे तो बस यहाँ Br रहेगा सब जगह, AlCl3 में यहाँ Br करने की जरूरत नहीं है, वही चलेगा, या इसके जगह FeBr3 आप ले लोगे। सो दिस क्लोरोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल चूँकि हम लोग बना चुके हैं, तो अब आगे क्या स्टेप में यही इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक करेगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसीडर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।